Thermodynamics. Thermodynamics is a field of science that investigates the link between heat, work, and temperature, as well as their interaction with energy, radiation, and the physical properties of the matter. Thermodynamics, in its broadest sense, is associated with the transfer of energy from one location to another and from one point to another, or you can say that from one form to another form of energy. तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक में हमारा जो मेन फोकस होता है वो हीट, वर्क और टेम्परेचर पर होता है कि हीट को हम डिफाइन करते हैं, वर्क को डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर को भी डिफाइन करते हैं और हम इन तीनों का आपस में रिलेशन भी देखते हैं। और इस रिलेशन की वजह से हम देखते हैं कि उसके एनर्जी में क्या चेंज आएंगे, वहाँ से जो रेडिएशन एमिट होंगी वो किस टाइप की होंगी, और जो मैटर में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में जो भी चेंज आएगा हीट, वर्क और टेम्परेचर की वजह से वो क्या होगा। उसके अलावा जैसा कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में देखते हैं कि हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में या एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के अंदर तो वो क्यों होती है, उसके पीछे रीज़न क्या होती है। तो हम इन तमाम स्टेट्स को स्टडी करते हैं या सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक की फील्ड के अंदर। थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इन 1872 जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये लिखा कि इफ़ टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन ए थर्मल कम्युनिकेशन, वन ऑफ द बॉडीज लॉसेज हीट एंड द अदर गेन्स हीट। तो मैक्सवेल के मुताबिक एक सिंपल ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर कोई से दो बॉडीज़ हैं जिनका टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर हम उनके दरमियान एक थर्मल कम्युनिकेशन करवाएं, इट मीन्स कि हमारे पास कोई ऐसा मेथड हो कि हीट फ्लो कर सके, तो अगर हीट फ्लो कर सकती है तो उनमें से एक बॉडी हीट को लूज़ करेगी और दूसरी हीट को गेन करेगी। उसने मज़ीद लिखा कि बॉडीज हुज टेम्परेचर आर इक्वल टू दैट ऑफ द सेम बॉडी हैव देमसेल्फ इक्वल टेम्परेचर। कि अगर हमारे पास कोई बॉडीज़ हैं उनका किसी एक बॉडी के साथ सेम टेम्परेचर है तो उनका आपस में भी सेम टेम्परेचर होगा। ठीक है। फिर उसके बाद 1897 में मैक्स प्लांक ने कहा कि इफ़ ए बॉडी ए बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद टू अदर बॉडीज बी एंड सी, देन बी एंड सी आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द ईच अदर। तो ये बेसिकली जीरो थ्रा ऑफ थर्मोडायनामिक की जो स्टेटमेंट है वो डिफरेंट वो बयान की गई हैं कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कुछ और लिखा और मैक्स प्लांक ने कुछ और लिखा, लेकिन दोनों का मतलब सेम था और यही हमारी बुनियाद है जीरो थ्रा ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। सिंपल हमारे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के इक्वेशन के मुताबिक या उसकी डेफिनेशन के मुताबिक अगर हमारे पास सिस्टम ए है और इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सी है और हमारे पास सिस्टम बी है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सी है, अगर इनके दरमियान एक थर्मल कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाई जाए तो कुछ देर के बाद ये वाला सिस्टम अपना टेम्परेचर को लूज़ करेगा। ठीक है, अब इसका लूज़ होकर टेम्परेचर हो गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड और ये वाली बॉडी और ये वाला सिस्टम टेम्परेचर को गेन करेगा और इसका टेम्परेचर हो गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमने कहा कि जो है वो लूज़ करता है और गेन करता है और इसके बाद उनका जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाता है एक दूसरे के। अकॉर्डिंग टू द जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक, if two bodies are separately in thermal equilibrium with a third body, then the first two bodies are likewise in thermal equilibrium with each other। तो सिंपल अल्फाज में इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास कोई सी दो बॉडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ए, बी और सी, ये दोनों बॉडीज़ बॉडी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में मौजूद हैं सेपरेटली। ठीक है। सो इफ़ ए सिस्टम ए इज़ इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम बी एंड सी, तो इसका मतलब ये है कि बी और सी के दरमियान में भी इक्विलिब्रियम मौजूद है क्योंकि दोनों का जो बाकी बॉडीज़ हैं पहले से इक्विलिब्रियम मौजूद है ए बी के साथ और ए का सी के साथ। तो अगर दो इक्वल हैं तो इट मीन्स कि बी और सी भी एक दूसरे के इक्वल होंगे और उनका भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम मौजूद है। दिस लॉ was named so because all the laws were developed and named before this law। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, फिर सेकंड और थर्ड है, लेकिन हमने देखा कि जब जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमने डिफाइन किया तो इसकी इम्पोर्टेंस अब बाकी लॉ से ज़्यादा थी। ठीक है।
अब क्योंकि ये बाकी लॉ से ज़्यादा बेसिक था, लेकिन हमने बाकी लॉज को पहले से नेम दे दिया हुआ था कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो हमने इसको फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का नाम लिया, बिकॉज दिस लॉ हैज़ मोर यूजफुलनेस देन द प्रीवियस वंस। हम इस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को यहाँ ऐसे भी शो कर सकते हैं कि A इज इक्वल टू बी इफ एंड इफ A इज इक्वल टू C, then it implies that B will be equal to C according to this basic mathematical equation. अब हम एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। थर्मामीटर्स, थर्मामीटर जो है वो जीरो ऑफ थर्मोडायनेमिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन हमारे सामने मौजूद होती है। ए थर्मामीटर व्हेन ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट विल रीच थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट, कि थर्मामीटर को जब हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट करवाते हैं और उनके दरमियान किसी हीट का कम्युनिकेशन होती है, तो उनके दरमियान एक जो है वो इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। By observing the thermometer's reading, we can determine the temperature of the object. तो थर्मामीटर की रीडिंग को देखकर हम उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली जीरो ऑफ थर्मोडायनेमिक का काम यह है कि हम पहले थर्मामीटर को जो है वो एडजस्ट करते हैं। इट मीन्स कि हमने इसको पहले से ही कैलिब्रेट किया होता है किसी और टेम्परेचर के साथ। इट मीन्स फॉर एग्जांपल हमारे पास एक थर्मामीटर है, इसमें मरकरी मूव करती है, तो इस मरकरी की मूवमेंट को या टेम्परेचर की मेजरमेंट को हमने किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ पहले से ही कैलिब्रेट किया होता है। इट मीन्स केवल हमारे पास कोई स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर के साथ हमने थर्मामीटर को कैलिब्रेट किया। अब थर्मामीटर कैलिब्रेट हो चुका है, इट मीन्स कि उसका इक्विलिब्रियम हमारे टेम्परेचर के साथ पहले से कायम हो चुका था। अब हमने इस थर्मामीटर को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जिसका हमने टेम्परेचर मेजर करना है उसके साथ जब कॉन्टैक्ट करवाते हैं, तो जितनी यहाँ पर रीडिंग होगी जो कि इसके कैलिब्रेशन के साथ हमने ज्वाइन की थी, तो वो बेसिकली इसके टेम्परेचर को ही शो करेगा, जो कि शो करता है कि जो हमारी तीन बॉडीज़ हैं, एक कैलिब्रेशन वाली बॉडी, एक थर्मामीटर और एक हमारा ऑब्जेक्ट, वो तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में होते हैं और वो शो कौन करता है यहाँ पर थर्मामीटर हमारा और थर्मामीटर की रीडिंग। टेम्परेचर मेजरमेंट, द जीरोथ लॉ अलाउज अस टू कंपेयर द टेम्परेचर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हम डिफरेंट टेम्परेचर के जो ऑब्जेक्ट के जो टेम्परेचर हैं उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। इफ ए थर्मामीटर रीड्स द सेम टेम्परेचर व्हेन कॉन्टैक्ट विद टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो अगर हमारा थर्मामीटर किसी दो ऑब्जेक्ट के साथ हम कॉन्टैक्ट करवाएं सेपरेटली, तो सेपरेटली कॉन्टैक्ट करवाने के बाद अगर इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि दोनों का आपस में टेम्परेचर भी सेम होगा। इट मीन्स कि दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। कैलिब्रेशन ऑफ थर्मामीटर, उसके बाद जो मेजर एप्लीकेशन है वो थर्मामीटर की कैलिब्रेशन है। द जीरोथ लॉ इज क्रूशियल फॉर कैलिब्रेटिंग थर्मामीटर्स लाइक यूजिंग द आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज रेफरेंस पॉइंट। तो अगर हमने इसकी थर्मामीटर की कैलिब्रेशन करनी हो तो हम आइस पॉइंट को यूज़ करते हैं जो कि ज़ीरो होगा हमारा आमतौर पर, और बॉइलिंग पॉइंट और वाटर करेंगे जो कि 100 होगा, और हम फिर इसकी ग्रेडिंग करते हैं 0 से लेकर 100 तक, और ये बेसिकली इसके कैलिब्रेशन का मेथड होता है। फर्दर एप्लीकेशंस में हम देखते हैं कि एस्टैब्लिशिंग थर्मल इक्विलिब्रियम, द लॉ डिफाइंस थर्मल इक्विलिब्रियम विच इज ए स्टेट वेयर नो हीट ट्रांसफर अकर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एट द सेम टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। इट मीन्स कि वहाँ पर एक थर्मल इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है। दिस इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग मैनी थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। तो क्योंकि हम जीरोथ लॉ से फाइंड करते हैं कि जब दो बॉडीज़ का टेम्परेचर आपस में इक्वल होता है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो इक्विलिब्रियम को हम बहुत सारे थर्मोडायनामिक प्रोसेस में स्टडी करते हैं। तो इट मीन्स कि हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टडी करने के लिए जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है वो एक बेसिक इंपॉर्टेंस की अहमियत रखता है। नेक्स्ट, हीट इंजन एंड द रेफ्रिजरेशन, द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम as defined by the zeroth law is a fundamental to the operation of heat engine and the refrigeration system। तो बेसिकली हमारे जितने भी हीट इंजन और रेफ्रिजरेशन के प्रोसेसेस हैं वो वर्क करते हैं विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थर्मामीटर्स की कैलिब्रेशन होती है।
तो हम इस मेथड में फॉर एग्जांपल आइस बाथ और बॉइलिंग वाटर को यूज़ करते हुए सिंपल थर्मामीटर को कैलिब्रेट कर सकते हैं। कैलिब्रेशन के लिए हम सबसे पहले एक आइस को यूज़ करेंगे और हम जानते हैं कि आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सिंपल आइस का अपने फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। तो इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम थर्मामीटर को इसके अंदर प्लेस करेंगे। तो जो मरकरी का लेवल होगा यहाँ पर थर्मामीटर में, तो हम इसकी कैलिब्रेशन के ज़रिए इसको नाम देंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो ये इसकी पहली कैलिब्रेशन है। उसके बाद हम उसी थर्मामीटर को प्लेस करेंगे अपने बॉइलिंग वाटर में। तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जहाँ पर मरकरी का लेवल राइज हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो हम उसको यहाँ पर मार्क करते हैं 100 तक। तो 0 आइस बाथ का टेम्परेचर और 100 बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर। तो इस तरह से हमने इसको कैलिब्रेट कर लिया 2 पॉइंट्स के दरमियान, और हम इनकी फिर ग्रेडिंग करते हैं 0 से लेके 100 तक डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड करके इनको इक्वली। तो बेसिकली यहाँ पर जीरो ऑफ थर्मोडायनामिक करता क्या है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है, ये दोनों हमारे पास ऑब्जेक्ट ए हैं, बॉइलिंग वाटर और आइस। हमारे पास थर्मोमीटर ऑब्जेक्ट बी होगा, ठीक है। और हमने देखा कि हमारा जो ए है वो कैलिब्रेट होता है बी के साथ, मतलब हमारा थर्मोमीटर कैलिब्रेट है आइस के साथ। अब अगर हम बी, इट मीन्स के थर्मोमीटर को किसी ऑब्जेक्ट सी के साथ प्लेस करेंगे और हम इसका टेम्परेचर मेजर करना चाहें, तो जहाँ तक मरकरी का लेवल राइज होगा तो वही इस बॉडी का टेम्परेचर होगा। इट मीन्स के जो इसका लेवल होगा वो तो पहले इसके साथ इक्विलिब्रियम में था, और फिर वो बॉडी इसके साथ भी इक्विलिब्रियम में होगी। इट मीन्स कि ए बी और सी तीनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलिब्रेशन। तो ये बेसिक एक एप्लीकेशन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ये बयान करता है कि एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि हम सिर्फ करके सकते हैं कि हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। इट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, हमारी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है कुछ इस तरह से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का जो एरिया ऑफ स्टडी है वो हीट के साथ है, इंटरनल एनर्जी के साथ है और वर्क के साथ है, और इन तीनों के रिलेशनशिप के साथ भी होता है। एनर्जी कैनॉट बी जनरेटेड और डिस्ट्रॉयड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ some of the heat provided to the system is utilized to change in the internal energy while the remaining is used to perform work। तो जैसा कि हमने कहा कि हम तीनों के साथ डील करते हैं, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क के साथ। तो अगर हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें तो वो कुछ हीट तो उसमें वर्क पैदा करेगी, ठीक है, और कुछ हीट उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी में कन्वर्ट होता है, तो अगर हम इसके ऊपर कोई वर्क करेंगे तो उसका हीट में भी ट्रांसफ़र आएगा। इट मीन्स कि हम हीट, वर्क, जो इसकी इंटरनल एनर्जी है, सभी को स्टडी करते हैं, क्योंकि जब स्टेट चेंज हुई तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी चेंज होगी। हम इसको डिटेल में कमिंग स्लाइड में स्टडी करेंगे। मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। इसी क्वेश्चन में द हीट गिवन आर लॉस्ट बाई इफ डोनेटेड बाई डेल्टा क्यू, कि कोई भी सिस्टम अगर वो हीट गेन करेगा या वो लॉस करेगा तो वो डेल्टा क्यू होगा। किसी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज डेल्टा यू होगा, और सिस्टम जो वर्क करेगा या सिस्टम के ऊपर जो वर्क किया जाएगा वो डब्ल्यू से हम शो करेंगे। हम इस अबव रिलेशनशिप को इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, कि हीट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी will be equal to the heat provided or change in the heat minus the work. We may deduce that the quantity delta Q minus W is unaffected by the path taken to change in the state. अब चूंकि जो हमारा क्वांटिटी है डेल्टा Q माइनस डब्ल्यू,
वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी के डिफरेंस पर डिपेंड करती है। इट मीन्स कि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ वो स्टेट 1 और स्टेट 2 के ऊपर डिपेंड करेगी। फर्दर मोर, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू ए सिस्टम, इंटरनल एनर्जी टेंड टू राइज। ठीक है, हमारी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कब होगी? जब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे। और वो डिक्रीज कब होगी? जब सिस्टम से हीट हम रिमूव करेंगे। अब हम यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क को स्टडी करेंगे फॉर ए क्लोज सिस्टम। तो हम इसको पीवी वर्क भी कहते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो सिंपल हमारे पास एक ये अरेंजमेंट है जिसके ज़रिए हम इसको स्टडी करेंगे। हमारे पास ये एक सिंपल कंटेनर है। इस सिंपल कंटेनर के अंदर ये एक पिस्टन लगा हुआ है और पिस्टन के अंदर ये वाली कोई गैस मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इनिशियल कंडीशन में पिस्टन हमारा ये वाला था, वो निचली पोजीशन में। हमने जो हीट है उसको सिस्टम के अंदर प्रोवाइड किया। इट मीन्स कि क्यू वहाँ पर इन हो रही है। तो क्यू इन होने के बाद यहाँ से जो पिस्टन है वो मूव किया यहाँ तक, और वो मूव क्यों किया? अंडर द एक्शन ऑफ सम फोर्स। और इसने मूव करने के बाद ये वाला डी जो हमारे पास फासला है वो तय किया। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी है, जो फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है वो एफ होगी। ठीक है, जिसकी वजह से पिस्टन ने ऊपर मूव किया। पिस्टन ने ऊपर मूव करने के बाद जो वॉल्यूम में चेंज आया वो डेल्टा वी है। दैट विल बी इक्वल टू द एरिया, ठीक है, जो कि सिलेंडर का एरिया है, मल्टीप्लाई बाई डी, जो कि वर्टिकल हमारे पास डिस्टेंस होता है। हम ये भी जानते हैं कि जो हमारी फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया। तो सिंपल हमारे पास सामने कुछ इसके जो मेन फैक्टर्स हैं उसको देख लिया। तो अब हम इनको मेन जो है वो थोड़ा सा स्टडी भी करेंगे। तो द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर अप्लाइड एंड द चेंज इन वॉल्यूम दैट हैपन्स एज अ रिजल्ट ऑफ द अप्लाइड प्रेशर इफ द वर्क डन फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। तो सिंपल हमारे पास जो वर्क होता है दैट विल बी इक्वल टू दी प्रेशर, जो कि हमने प्रेशर अप्लाई किया, और जो इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लग रहा है दैट विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसमें वॉल्यूम का कितना चेंज आया, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारे वर्क के इक्वल होगी। इन दिस इक्वेशन हम देखते हैं कि P डिनोट्स द सिस्टम्स कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, V डिनोट्स द वॉल्यूम चेंज, और हम इस इक्वेशन को या इस प्रोसेस को नाम देते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क का। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम राइजेज और फॉल्स इन रिस्पॉन्स टू वर्क इंटरेक्शन दैट अकर्स अक्रॉस इट्स लिमिट। तो हमारा जो सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी राइज भी हो सकती है या वो फॉल भी हो सकती है, जो कि डिपेंड करती है कि उसका सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन कैसा है, कि वहाँ पर हीट इन हो रही है या वो हीट आउट हो रही है। व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज बट इट डिक्रीजेज व्हेन द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो अगर एक सिस्टम वर्क करता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, क्योंकि हमारे जो एनर्जी की एक फॉर्म है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। एनी हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग आल्टर्स द सिस्टम इंटरनल एनर्जी। तो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है अगर वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है तो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन से जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो बेसिक इक्वेशन हैं, ये पे डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, और यहाँ पर डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो यहाँ पर हमने देखा कि साइन का डिफरेंस है नेगेटिव और पॉजिटिव का। इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क करें इट मीन्स कि हम एक्सटर्नली कोई हीट प्रोवाइड करें और वो सिस्टम हमें वर्क प्रोवाइड करे, तो सिस्टम जो हमें वर्क प्रोवाइड करेगा वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी। और जो वर्क हम सिस्टम के ऊपर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो ये बेसिक दोनों में डिफरेंस है। नाउ वी विल स्टडी दी एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन, कि हमारी एनर्जी प्रोड्यूस और यूटिलाइज कैसे होती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक यूज टू प्रिडिक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस। तो हमारा कोई भी एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस है तो हम देखते हैं कि वो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में ही देखते हैं कि एनर्जी किस तरह से एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है।
सो द कन्वर्टिंग हीट टू मैकेनिकल वर्क इन ए स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन में मैकेनिकल वर्क जो है वो हीट की वजह से पैदा होता है, तो वो भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए बैटरी, also used to understand the performance of engines and to design more efficient and effective energy producing technologies। तो बेसिक एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस को समझने के बाद हम नए प्रोसेस को डिज़ाइन भी करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव वगैरह वगैरह भी कर सकते हैं। दैट इज़ पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। उसके बाद हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। इट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड टू डिज़ाइन रेफ्रिजरेशन। तो उसको रेफ्रिजरेशन के बिहेवियर को, जिसमें कूलिंग पैदा होती है, तो हम रेफ्रिजरेशन को डिज़ाइन भी कर सकते हैं और एयर कंडीशनिंग सिस्टम को भी डिज़ाइन करते हैं दैट आर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एट कूलिंग, तो जिसकी वजह से कूलिंग पैदा होती है। फर्दर हम देखते हैं कि जितने भी हीट ट्रांसफ़र के प्रोसेसेस हैं दैट आल्सो फॉल अंडर द स्टडी ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। To understand the behavior of the heat transfer process such as the conduction, convection और radiation heat transfer जो हैं, तो इनको समझने के बाद और इनके बिहेवियर को समझने के बाद कि रेडिएशन किस तरह से ट्रैवल करती हैं, हमारा कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र किन फैक्टर से अफेक्ट होता है, कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र कैसी होती है, तो इनको स्टडी करने के बाद इट इज़ यूज टू डिज़ाइन हीट एक्सचेंजर। तो हमारे पास जो हीट एक्सचेंजर है जैसे कि शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, प्लेट एंड फ्रेम हीट एक्सचेंजर, तो हम इनको डिफाइन भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट एंड अदर डिवाइसेस दैट ट्रांसफर हीट फ्रॉम द वन लोकेशन टू अनदर। तो इस तरह की जो जितनी भी दूसरी डिवाइसेस हैं जो कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को समझने के बाद इनको मुकम्मल तौर पर डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस में उनकी एप्लीकेशंस ये हैं कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज़ यूज टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड प्रिडिक्ट द एनर्जी चेंज दैट विल अकर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। कि हमारा जो अगर के केमिकल रिएक्शन होता है और इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में एक स्टेट में कुछ चेंज आता है, तो हम उस स्टेट में चेंज की वजह से ये देख सकते हैं कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या वो एंडोथर्मिक होगा और इसमें कौन कौन सी चेंजेस आएंगी और वो एनर्जी कैसे एक फार्म से दूसरी फार्म में चेंज होती है। तो तमाम की तमाम चीज़ें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की वजह से अंडरस्टैंड करते हैं। Thermodynamic of the gases. The first law of thermodynamics is used to understand the behavior of gases and to predict the change in temperature, pressure and volume that will occur during the different process। तो जब गैस के डिफरेंट स्टेट में चेंज आएगा, इट मीन्स कि वहाँ पर कोई थर्मोडायनामिक वैल्यू में चेंज आ रहा है। तो थर्मोडायनामिक के लॉज को स्टडी करते हुए हम उसमें के टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, उसके प्रेशर में किस तरह से चेंज आएगा और वॉल्यूम किस तरह से चेंज आएगा, हम इसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। नेक्स्ट विद द बायोलॉजिकल सिस्टम। द फर्स्ट लॉ इज़ यूज टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे जितने भी जिंदा जानदार चीज़ें हैं वहाँ पर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कैसे होता है, वो भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक से स्टडी करते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो हमारी खुराक है वो बेसिकली एनर्जी में चेंज होती है, तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से देखते हैं कि जो हमारे फूड में केमिकल एनर्जी मौजूद थी वो हमारी बॉडी की हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है या किसी भी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। इट इज़ आल्सो यूज टू डिज़ाइन डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन द मेडिसिन। तो अगर हम इसमें जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें एनर्जी को स्टडी करते हैं तो उसी की बेस के ऊपर हम कुछ नई डिवाइस और टेक्नोलॉजीज भी बना सकते हैं जो कि मेडिसिन में यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पेस मेकर्स हैं और जो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हैं वो भी इसी की बेस के ऊपर काम करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स asserts दैट द एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेज। तो बेसिकली हम कमिंग स्लाइड्स में भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को मुख्तलिफ एंगल से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज दैट कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी। ये बेसिक डेफिनेशन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की।
Any isolated system progresses spontaneously toward the equilibrium or the thermal equilibrium. तो कोई भी सिस्टम अगर वो आइसोलेटेड कंडीशन में मौजूद है तो वो स्पॉन्टेनियसली और नेचुरली विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेगी। हम जानते हैं कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो मैक्सिमम एंट्रोपी की स्टेट होती है कि वहाँ पर मैक्सिमम एंट्रोपी अचीव हो चुकी होती है। तो जब तक मैक्सिमम एंट्रोपी अचीव नहीं होती हमारा जो सिस्टम है या कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज हुआ करेगी। इसी के बेस के ऊपर हम देखते हैं कि क्योंकि हमारा यूनिवर्स भी एक इंक्रीज सिस्टम है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी और वो कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक हॉट बॉडी है और हमारे पास एक कोल्ड बॉडी है, इन दोनों की कोई ना कोई एंट्रोपी मौजूद है। अगर हम इन दोनों के दरमियान एक पाथ प्रोवाइड करें कि वो एक दूसरे के साथ हीट को कॉन्टैक्ट कर सकें तो दोनों में जो एंट्रोपी है या इस पूरे से अब एक पूरा सिस्टम बन चुका है तो इस पूरे सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो हम इस पूरे सिस्टम की एंट्रोपी को शो करते हैं कि डेल्टा एस एंट्रोपी हमारे पास होगी डेल्टा एस की, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। डेल्टा क्यू किया है कि जितनी हमने हीट को ट्रांसफ़र किया सिस्टम के अंदर डिवाइडेड बाई हमारा जो टेम्परेचर था वो बेसिकली हमारे पास एंट्रोपी होती है। अब अगर हम समझें कि एंट्रोपी क्या चीज़ है, एंट्रोपी बेसिकली हम कहते हैं डिसऑर्डर को, कि हमारा कोई भी सिस्टम है उसमें जो डिसऑर्डर मौजूद होगा वो एंट्रोपी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोल्ड बॉडी है, इसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान कुछ अरेंजमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर ये सॉलिड बॉडी है तो अगर यहाँ पर कोई अरेंजमेंट मौजूद है इट मीन्स कि इसकी एंट्रोपी कम है, लेकिन अगर यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हो जाए तो यहाँ पर एक डिसऑर्डर पैदा होगा। तो डिसऑर्डर पैदा होने की वजह से हम कहेंगे कि इसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो चुकी है। तो डिसऑर्डर कैसे इंक्रीज हुआ? विद द हेल्प ऑफ द हीट। ठीक है, तो हमारी एंट्रोपी इसकी पूरे सिस्टम की इंक्रीज हो चुकी है। मैथमेटिकली हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के शो करते हैं कि डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज बी बिगर देन ज़ीरो, कि हमारा जो एंट्रोपी में जो यूनिवर्स के एंट्रोपी का जो चेंज है क्योंकि वो हमेशा इंक्रीज होता है इट मीन्स दैट कि वो हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा होगा। सो डेल्टा एस यूनिवर्स इज द चेंज इन द यूनिवर्स इज एंट्रोपी और वो हमेशा इंक्रीज होती है। अब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक स्टेटमेंट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए हीट इंजन टू प्रोड्यूस ए नेटवर्क इन ए कंप्लीट साइकिल, कि किसी कंप्लीट साइकिल में हमारा जो हीट इंजन है वो कोई नेटवर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता इफ़ इट एक्सचेंजेस हीट ओनली विद द बॉडीज एट ए सिंगल फिक्स्ड टेम्परेचर। अगर वो वर्क करता है सिर्फ एक फिक्स टेम्परेचर के साथ, मतलब अगर हमारे पास कोई हीट सिंक नहीं है तो वो बॉडी को नेटवर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। नो इंजन कैन ट्रांसफॉर्म ऑल ऑफ इट्स हीट फ्रॉम सोर्स इन टू वर्क विदाउट वेस्टिंग एनी हीट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सोर्स टेम्परेचर का ये वाला है, हमने यहाँ पर इस हीट को यूज़ करते हुए किसी हीट इंजन के जरिए को नेटवर्क को प्रोड्यूस करवाना है। इट मीन्स कि हमने हीट को कन्वर्ट करवाना है किसी वर्क के अंदर। तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक स्टेटमेंट अगर यहाँ पर हमारे पास कोई हीट सिंक मौजूद नहीं होगा, इट मीन्स कि हमारे पास कोई लो टेम्परेचर मौजूद नहीं होगा कि हमारा जो हीट इंजन है वो इसके साथ भी हीट एक्सचेंज करे, तब तक यहाँ पर कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता। सो बेसिकली हमें नेटवर्क को प्रोड्यूस करवाने के लिए कुछ हीट को वेस्ट करना पड़ेगा। तो हीट वेस्ट कहाँ पे होगी? इस सिंक के अंदर। दिस इंडिकेट दैट ए सिंक इज़ रिक्वायर्ड टू गेट द कॉन्टिन्यूस वर्क। तो अगर हम कॉन्टिन्यूस वर्क को अचीव करना चाहते हैं तो सिंक एक लाजमी चीज़ है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक एंड द केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। क्लासिक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो अब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की को एक डिफरेंट एंगल से स्टडी करेंगे। तो वो स्टेटमेंट है क्लासियस की।
According to this statement, it is impossible to build a technology that can transmit heat from a colder body to a warmer body without wasting any energy. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी हीट जो है वो कोल्डर बॉडी से वार्मर बॉडी में कन्वर्ट हो या वहाँ पर मूव करे, तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी को वेस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्लासियस स्टेटमेंट. इन अदर वर्ड्स, द रेफ्रिजरेटर विल नॉट वर्क अनलेस द कंप्रेसर इज पावर्ड बाय एन एक्सटर्नल वर्क. तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा रेफ्रिजरेटर काम कैसे करता है कि वो कूलिंग पैदा करता है. तो कूलिंग में क्या होता है कि हम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करते हैं. तो रेफ्रिजरेटर वर्क नहीं करेगा अगर हम कोई एनर्जी को वेस्ट नहीं करते. इट मीन्स कि हम कंप्रेसर को एक्सटर्नल पावर से ऑपरेट नहीं करते. क्लासियस असर्शन इज यूज्ड बाय हीट पंप्स एंड द रेफ्रिजरेशन. तो बेसिकली इसके जो मेन एप्लीकेशन जो देखने को मिलती है वो हमें हीट पंप्स और रेफ्रिजरेटर में देखने को मिलती है, जहाँ पर हम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अगर हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मूव करना चाहते हैं, ठीक है, डायरेक्टली, तो दैट इज द वायलेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो हम डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते अनलेस कि यहाँ पर हम कोई हीट को वेस्ट करें किसी सिंक के अंदर. क्लासियस स्टेटमेंट और केल्विन स्टेटमेंट को स्टडी करने के बाद अगर हम डिटेल में प्रोसेस को स्टडी करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि बोथ क्लासियस एंड द केल्विन स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट. दैट इज ए डिवाइस ऑफ वायलेटिंग द क्लासियस स्टेटमेंट विल आल्सो वायलेट द केल्विन स्टेटमेंट. तो अगर एक ला वहाँ पर जो है वो वायलेट होगा तो दूसरी स्टेटमेंट भी वायलेट ही होगी. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो हाई टेम्परेचर है वो हमारे पास कोई एनर्जी का सोर्स है और हम कोई एनर्जी जो हीट इंजन है उसको बिल्ड करना चाहते हैं. तो अगर तो ये किसी लो टेम्परेचर सिंक के साथ जो है वो हीट को प्रोड्यूस नहीं करते, हीट को सिंक नहीं करता, तो इट मीन्स कि वो वायलेट करता है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को. अगर हम इसी हीट इंजन को कन्वर्ट की अटैच करें किसी रेफ्रिजरेटर के साथ कि हमारे पास हाई टेम्परेचर का सोर्स था, अब यहाँ पर हीट इंजन है जो ये वाला था पहले वाला, उसको हीट इंजन को हमने रेफ्रिजरेटर के साथ अटैच किया. रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मूव करता है, जैसे कि हमारे हीट पंप वगैरह में होता है. तो जब हम केल्विन की मशीन को या हीट इंजन को रेफ्रिजरेटर के साथ अटैच करते हैं तो सिंपल हम अगर इस प्रोसेस को सिंपलीफाई करके लिखें तो सिंपलीफाई करने से ये हमारे पास डायग्राम में सामने आएगा कि हमने दोनों प्रोसेस को कंबाइन कर दिया. तो जब हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर को कंबाइन किया तो सिंपल हमारे पास ये आता है कि हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मूव करते हैं, मतलब शो ऐसे होता है. हालांकि जो ये चीज़ है वो वायलेशन ऑफ द क्लासियस स्टेटमेंट होती है. तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई हीट इंजन है वो केल्विन स्टेटमेंट को वायलेट करता है तो वो बेसिकली क्लासियस स्टेटमेंट को भी वायलेट ही करेगा. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में अब हम परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड काइंड को भी स्टडी करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है. हम इसको शॉर्टली PMM2 के नाम से जानते हैं. द डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस वर्क while interacting with a single heat reservoir is known as the perpetual motion machine of the second kind. तो दिस इज अकॉर्डिंग टू दी हमारे केल्विन स्टेटमेंट के अगर इसके वायलेशन के साथ कोई हमारा सिस्टम वर्क करता है तो वो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड काइंड होगी. आल्सो ए डिवाइस दैट वायलेट्स द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज ए परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड काइंड. तो जो वायलेशन होती है वो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट की वायलेशन होती है, जो कि कहता है कि हमारा कोई हीट इंजन वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता अनलेस कि वो किसी हीट सिंक के साथ अपनी हीट को वेस्ट करे. थस ए हीट इंजन हैज़ टू इंटरेक्ट विद एट लीस्ट 2 थर्मल रेजरवायर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर टू प्रोड्यूस वर्क इन ए साइकिल. तो किसी साइकिल में नेटवर्क को प्रोड्यूस करने के लिए उसको किसी रेजरवायर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा. सो लॉन्ग एज देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर द मोटिव फोर्स दैट इज द वर्क कैन बी प्रोड्यूस. तो अगर हमारे पास एक टेम्परेचर ये वाला है, हमने कोई हीट इंजन लगाया और हम चाहते हैं कि साइकिल में वो जो एनर्जी वर्क को प्रोड्यूस करे नेटवर्क को,
तो उसके लिए लाजमी है कि यहाँ पर Q2 0 के इक्वल ना हो। इट मीन्स कि वो किसी टेम्परेचर T2 के साथ भी वो वर्क करे। तो अगर तो वो हीट को रिलीज नहीं करता, ठीक है, तो वो बेसिकली परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड काइंड है। ये हमारे पास एक सिंपल डायग्राम या डिपिक्शन है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड काइंड के, जिसमें वो किसी हीट सिंक के साथ कोई जो है वो वर्क जो हीट को रिलीज नहीं करता। If the bodies with which the heat engine exchange are of a finite heat capacity, work will be produced by the heat engine until the temperature of the two bodies is equalized. For example, हमारे यहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और हीट सिंक का टेम्परेचर जो है वो होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके मुताबिक अगर ये टेम्परेचर हमारे पास फाइनाइट है, तो जब तक इन दोनों का टेम्परेचर एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाता, हमारा हीट इंजन वर्क को प्रोड्यूस करता रहेगा। क्योंकि जब ये दोनों हीट जो टेम्परेचर हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, इट मीन्स कि हमारे पास जो सोर्स का टेम्परेचर है वो हीट सिंक के टेम्परेचर के साथ इक्वलाइज हो चुका है। इट मीन्स कि हमारे पास हीट सिंक का बचा ही कोई नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास सेम हो चुका है। तो जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वलाइज नहीं होता, वो हमारी मशीन काम करती रहेगी और वो वर्क प्रोड्यूस होता रहेगा। सो इन द परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड काइंड हमारे पास कोई ना कोई सिंक होना लाजमी है, जिसकी वजह से हमारा जो नेटवर्क है वो प्रोड्यूस हो सके। इसी की वजह से हम जो रेफ्रिजरेशन का सिस्टम है वो डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास एक पंप है, पंप में हमने वर्क को इनपुट किया और पंप क्या काम करता है कि वो प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। प्रेशर इंक्रीज़ करने के बाद हम एक बॉयलर को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाटर का साइकिल हो तो हम वाटर को बॉयल करेंगे। बॉयल करने में मतलब ये है कि हमने हीट को प्रोवाइड की। यहाँ पर हमने वर्क को इनपुट किया, यहाँ पर हमने हीट को इनपुट किया। हीट को इनपुट करने के बाद हम टरबाइन जो है वो यूज़ करते हैं। ये बेसिकली हमारा हीट इंजन हम कह सकते हैं, जो कि नेट वर्क को प्रोड्यूस करता है। तो हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया, बॉयलर को इंक्रीज़ किया, बॉयलर में टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद हमने जो है वो वर्क को प्रोड्यूस किया। तो हमारे बॉयलर का टेम्परेचर T1 होगा, ये वाला हमारा सोर्स ऑफ टेम्परेचर है। तो अगर तो हमारी जो टरबाइन के बाद जो हमारा मटेरियल निकलेगा, अगर वो कंडेंसर में अपनी हीट को रिलीज़ ना करे, जो कि हमारा बेसिकली सिंक है, तो हमारा साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। तो हमारे जितने भी रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस है या कोई भी टरबाइन वगैरह का प्रोसेस है, वो इसी बेस के ऊपर काम करता है कि एक हमारे पास टेम्परेचर का सोर्स होता है और दूसरा हमारे पास टेम्परेचर का सिंक होता है। तो अनलेस कि हमारे पास हम कंडेंसर यूज़ करें, तो तब तक वो वर्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता और वो साइकिल कंप्लीट नहीं होता। Application of the second law of thermodynamic. The law states that heat always move from a body that is warmer to a body to a colder body. तो इस लॉ के मुताबिक हमारी जो हीट है वो हमेशा हॉट बॉडी से लो बॉडी की तरफ मूव करेगी। ये अदर वे अराउंड नहीं हो सकता। All heat engine cycles, including Otto cycle, diesel cycle, as well as working fluid employed in the engines are covered by this rule. तो क्योंकि हीट हमारी वार्म बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ मूव करती है, तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमारे जो हीट इंजन के साइकिल हैं वो प्रोड्यूस किए हैं। जैसे कि ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, हमारे जो कॉर्नर साइकिल वगैरह होते हैं, वो तमाम इसी के बेस के ऊपर काम करते हैं। और जब हम ये साइकिल को डिफ़ाइन करते हैं तो इन्हीं साइकिल की बेस के ऊपर हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो वर्क करते हैं और वो उसके डायरेक्ट एप्लीकेशन के तौर पर हमारे सामने आते हैं। रेफ्रिजरेटर्स एंड द हीट पम्प्स दैट यूज द रिवर्स्ड कार्नट साइकिल आर अदर एग्जाम्पल ऑफ हाउ दिस कंसेप्ट इज अप्लाइड। तो अगर हमने रेफ्रिजरेशन को यूज़ करना है और हमने कूलिंग को प्रोड्यूस करना है, तो हम कार्नट साइकिल को रिवर्सिबली स्टडी करते हैं। तो बेसिकली कार्नट साइकिल एक 4 स्टेज जो है वो स्टेप का प्रोसेस है। तो जिसमें बेसिकली जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, अगर हम सिंपल अल्फाज में इसको बयान करें, और वो 2 रेजरवायर के दरमियान काम करता है और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। तो अगर हम उसी को रिवर्स कर दें तो वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हम इसको ज्यूम कर सकते हैं और उसी की बेस के ऊपर हमारे जितने भी हीट पम्प हैं वो और रेफ्रिजरेटर के प्रोसेस है वो वर्क करते हैं। तो रिवर्स कार्नट साइकिल में
हमें जो वर्क है वो मिलता है अकॉर्डिंग टू द कार्नट साइकिल। लेकिन अगर हम कार्नट साइकिल को रिवर्स करें तो अगर हमें इसको वर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो कार्नट साइकिल में हम हीट के ज़रिए वर्क को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको रिवर्स करें और हम वर्क को प्रोवाइड करें, इट मीन्स कि हम जो हमारा टेम्परेचर है वो लो बॉडी से हाई बॉडी की तरफ मूव करवा सकते हैं इन द रिवर्स्ड कार्नट साइकिल। Unlike the reversed Carnot cycle, which uses work to move heat from the lower temperature to higher temperature, the original Carnot cycle uses heat to produce work। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों में एक डिफरेंस होता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि क्या हम जो हीट वहाँ पर सिंक में हम वेस्ट करते हैं, क्या हम उसको किसी भी तरीके से बचा सकते हैं कि नहीं। हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में देखते हैं कि हमारे पास एक टेम्परेचर 1 का सोर्स होगा। अगर हम किसी हीट इंजन के ज़रिए किसी वर्क को प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो हमें हीट इंजन का कॉन्टैक्ट करवाना पड़ेगा किसी टेम्परेचर T2 के साथ जो कि हमारा सिंक है। इट मीन्स कि हीट इंजन कुछ हीट को जो यहाँ पर आउट होती है उसको वेस्ट करता है, ठीक है। तो हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस किसी भी तरीके से जो हमारे पास हीट वेस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ द सिंक, क्या हम उसको किसी भी तरीके से बचा सकते हैं कि नहीं। तो अब हम उसको बहुत ही डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे और इसको A to Z मुकम्मल तौर पर बयान करेंगे। इन ए स्टीम पावर प्लांट द कंडेंसर इज द डिवाइस वेयर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द वेस्ट हीट इज रिजेक्टेड टू रिवर्स लेक्स और द एटमॉस्फेयर। तो जितने भी हमारे स्टीम पावर प्लांट हैं वहाँ पर हम एक सिंक यूज़ करते हैं कि जहाँ पर हमारी हीट वेस्ट होती है। वो सिंक हमारा लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है और वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर हमारा कोई रिवर हो सकता है, कोई भी लेक हो सकती है या एटमॉस्फेयर हो सकता है। कंडीशन क्या है कि उसका टेम्परेचर हमारे सोर्स के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। देन वन में आस्क, कैन वी नॉट जस्ट टेक द कंडेंसर आउट ऑफ द प्लांट एंड सेव ऑल द वेस्ट एनर्जी, कि हम कंडेंसर को यूज़ ही ना करें और जो एनर्जी हमारी ज़ाया होती है वो ज़ाया ना हो। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ अनफॉर्चुनेटली ए फर्म नो। तो इसका एक डायरेक्ट आंसर ये है कि हम बिल्कुल भी उस एनर्जी को नहीं बचा सकते, क्योंकि हीट रिएक्शन के बगैर किसी कंडेंसर में हमारा जो एनर्जी का साइकिल है वो कंप्लीट ही नहीं होता। Cyclic devices such as the steam power plant cannot run continuously until the cycle is completed। तो ये जो हमारे पावर प्लांट के प्रोसेस होते हैं ये साइकिल्स में वर्क करते हैं। तो अगर ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, अगर उस साइकिल में से हम किसी एक प्रोसेस को जो है वो इग्नोर कर दें तो हमारा जो साइकिल है वो उसकी चेन टूट जाएगी। तो हमारा साइकिल अगर कंप्लीट नहीं होगा तो हमारा प्रोसेस उसी वक्त स्टॉप हो जाएगा। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक हीट इंजन यहाँ पर शो किया गया है। हीट इंजन करता क्या है कि जो यहाँ पर लोड पड़ा हुआ है वो इसको लो लेवल से हाई लेवल की तरफ मूव करवाता है। इट कंसिस्ट ऑफ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस विद टू सेट्स ऑफ स्टॉप। तो हमारे पास एक स्टॉप ये वाला है, दूसरा स्टॉप ये वाला हमारे पास एक पिस्टन है और ये वाला हमारे पास कोई गैस है इसके अंदर, और ये लोड को नीचे से ऊपर की तरफ मूव करवाएगा। द वर्किंग फ्लूइड इज द गैस कंटेन्ड विद इन द कंटेनर। इनिशियली हम फर्ज करते हैं कि गैस का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड मौजूद है। The piston which is loaded with the weights is resting on the top of the lower stop। तो जो लोअर स्टॉप है वो इसके ऊपर एक पिस्टन मौजूद है और वो इसके ऊपर एक लोड पड़ा हुआ है। नाउ अगर हम फर्ज करते हैं कि हमारा जो रेजर वायर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मौजूद है एंड 100 किलो joule of the energy is transferred to the gas in a cylinder from a source at 100 degree centigrade, causing it to expand and raise the load piston until the piston reaches the upper stop। तो जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हमारी जो गैस है वो एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड होने के बाद वो जो टॉप का स्टॉप है वहाँ तक पहुँच जाएगा और हमारा जो लोड है वो लो लेवल से ऊपर वाले लेवल की तरफ मूव कर चुका है। एट दिस पॉइंट द लोड इज रिमूव्ड
एंड द गैस टेम्परेचर इज दी ऑब्जर्व टू बी 90 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोड को रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारे गैस का टेम्परेचर है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पहले इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। द वर्क डन ऑन द लोड ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस इज इक्वल टू द इंक्रीज इन दिस पोटेंशियल एनर्जी। तो जितनी वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा, तो बेसिकली जो हमारा वर्क प्रोड्यूस हुआ है वो 15 किलो जूल है। तो हमारी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हुई इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, और हमने किसी वर्क को प्रोड्यूस भी कर लिया। इवन अंडर द आइडल कंडीशन, कि अगर हमारे पास आइडल कंडीशन हो कि वेटलेस पिस्टन हो, पिस्टन में कोई फ्रिक्शन मौजूद ना हो, हमारी हीट का लॉस बिल्कुल भी ना हो, और जो हमारी एक्सपेंशन है वो क्वाजी एक्विलिब्रियम एक्सपेंशन हो, ठीक है। इट मीन्स कि बेसिकली हमारी जो हीट है वो ज़ाया नहीं होती। The amount of heat supplied to the gas is greater than the work since the part of the heat supplied is used to raise the temperature of the gas। तो बेसिकली हमने जो हीट इसको अप्लाई की अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, वो कुछ हीट इसको जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करती है क्योंकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, और कुछ इसमें जो है वो वर्क को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि टेम्परेचर 30 से 90 डिग्री तक गया है, तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है वो ज़्यादा है, और वर्क का जो प्रोड्यूस हुआ है वो कम है। हीट हमने जो है वो इनपुट की 100 kg, लेकिन हमारा जो वर्क प्रोड्यूस हुआ है वो कितना हुआ 15 kg। तो बाकी सवाल ये है कि जो 85 kg एनर्जी है वो कहाँ पर गई, तो वो बेसिकली गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज ही करती है। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इट पॉसिबल टू ट्रांसफर द 85 kg ऑफ द एक्सेस हीट एट द 90 डिग्री सेंटीग्रेड बैक टू द रिजर्वायर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर लेटर यूज़। तो हम कहते हैं कि जो एनर्जी हमारे पास यहाँ पर गैस में मौजूद है, हम इसको किसी तरीके से दोबारा यूज़ कर लें। उसे दोबारा यूज़ करने के लिए हमें इस एनर्जी को दोबारा से इस रेजरवायर में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम एनर्जी जो रेजरवायर से ले रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो गैस में एनर्जी मौजूद है वो हम दोबारा से रेजरवायर में इनपुट कर सकें? तो याद रखने की बात यह है कि हमारे गैस का टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हमारे रेजरवायर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और हमारे जो हीट है वो कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मूव नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अगर तो ये पॉसिबल हो, देन वी विल हैव ए हीट इंजन दैट कैन हैव ए थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द 100% अंडर आइडियल कंडीशन। तो अगर तो ऐसा पॉसिबल हो कि हम जो गैस में मौजूद 85 किलो जूल एनर्जी है उसको रेजरवायर में इनपुट कर सकें, तो हमारे हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% हो जाएगी अंडर द आइडियल कंडीशन। तो हमारा ये सवाल कि क्या हम एनर्जी को जो गैस मौजूद है 85 kg उसको हम दोबारा से रेजरवायर में कन्वर्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं कि नहीं? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि हम इसको ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, फॉर द वेरी सिंपल रीज़न दैट हीट इज़ ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्राम ए हाई टेम्परेचर टू मीडियम टू लो टेम्परेचर। तो वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही मूव करती है, एंड नेवर द अदर वे अराउंड। तो वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ कभी भी मूव नहीं कर सकती। Therefore, we cannot cool this gas from 90 degree to 30 degree by transferring heat to reservoir at 100 degree centigrade। तो इसका कॉन्टैक्ट इसके साथ करवा के हम इसको दोबारा से 30 डिग्री पर कर कूल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने साइकिल को कंप्लीट करना है और हम चाहते हैं कि वो दोबारा से लोड को नीचे से ऊपर लेकर जाए, तो हमारे पिस्टन को नीचे आना पड़ेगा। वो नीचे कब आएगा? जब उसका टेम्परेचर लो होगा। तो उसका टेम्परेचर हम लो रेजरवायर की वजह के साथ नहीं करवा सकते। इट मीन्स कि हमें कोई ना कोई रेजरवायर जो है वो लो टेम्परेचर के ऊपर यूज़ करना पड़ेगा। इंस्टेड वी हैव टू ब्रिंग द सिस्टम इनटू कांटेक्ट विद द लो टेम्परेचर रेजरवायर, से फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गैस को कूल करने के लिए हमें जो इस गैस का टेम्परेचर हमने अचीव करना है, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे भी लो टेम्परेचर हमें चाहिए।
क्योंकि हमारी हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी। तो हाँ, फॉर एग्जाम्पल हम रिजर्वायर यूज़ करते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड का, so that the gas can return to its initial state by rejecting the 85 किलो ऑफ द एनर्जी। तो गैस के पास जो एक्सेस एनर्जी थी वो रिजेक्ट करेगी रिजर्वायर के ऊपर और वो हीट हमारी वहाँ पर आउट होगी। तो हीट इन हमारी 100 की किलो जूल है और हीट आउट हमारी 85 किलो जूल है। जो रेस्ट ऑफ द 15 किलो जूल है वो वर्क में कन्वर्ट हो चुका है अंडर द आइडियल कंडीशन। दिस एनर्जी कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड इज़ प्रॉपरली कॉल्ड वेस्ट एनर्जी। तो हम इस एनर्जी को रिसाइकिल नहीं कर सकते क्योंकि वो लो टेम्परेचर में रिलीज़ होती है, इसी वजह से हम इसको वेस्ट एनर्जी का नाम देते हैं। वी कंक्लूड फ्रॉम दिस डिस्कशन दैट एवरी हीट इंजन मस्ट वेस्ट सम एनर्जी टू बाई ट्रांसफरिंग इट टू ए लो टेम्परेचर रिजर्वायर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द साइकिल। तो अगर हमने साइकिल को कंप्लीट करना है, इट मीन्स कि गैस को हमने इनिशियल कंडीशन के ऊपर लेकर आना है, तो हमें रेजरवायर को यूज़ करना पड़ेगा जो कि लो टेम्परेचर का रेजरवायर है। तो सिंपल जो हमारे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक टेम्परेचर 1 का रेजरवायर है, हम इसमें कोई हीट इंजन को यूज़ करते हैं। अगर इस हीट इंजन ने कोई ना कोई वर्क प्रोड्यूस करना है तो इसको टेम्परेचर T2 के साथ कॉन्टैक्ट करवाना पड़ेगा ताकि वो अपनी हीट को रिलीज कर सके। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट व्हेन द टेम्परेचर अप्रोचेस द एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम अप्रोचेस ए कांस्टेंट वैल्यू। एब्सोल्यूट जीरो कौन सा टेम्परेचर है? 0 केल्विन का। तो जब हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन को अप्रोच करेगा तो हमारी एंट्रोपी भी एक कांस्टेंट वैल्यू को ही अप्रोच करेगी। या दूसरे अल्फाज में, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो। तो 0 डिग्री केल्विन के ऊपर या 0 केल्विन के ऊपर हमारे अगर तो हमारा सॉलिड प्योर क्रिस्टलाइन है तो उसकी एंट्रोपी भी ज़ीरो होगी। एंट्रोपी क्या चीज़ है? सिंपल जो हमारे किसी सिस्टम में डिसऑर्डर होता है वो एंट्रोपी को ज़ाहिर करती है। इफ़ द परफेक्ट क्रिस्टल हैज़ ओनली वन स्टेट विद मिनिमम एनर्जी दिस असर्शन होल्ड ट्रू। तो अगर हमारे पास एक प्योर क्रिस्टल है, ठीक है, तो उसकी एक ही स्टेट है, तो बेसिकली एक जो आइडियल प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये वहाँ पर ये असर्शन ट्रू होती है। लेकिन एक्चुअली में वो एंट्रोपी ज़ीरो नहीं होती क्योंकि हमारा कोई भी जो सॉलिड है वो मेनली परफेक्ट नहीं होते। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कोई गैस है, तो गैस के मालिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं। अगर वो रैंडमली मूव करते हैं इट मीन्स कि वहाँ पर डिसऑर्डर है और हम डिसऑर्डर को कोरिस्पॉन्ड करते हैं एंट्रोपी के साथ। इट मीन्स कि गैस के मालिक्यूल्स में एंट्रोपी बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज़ आएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज़ आता है तो हमारी गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में। लिक्विड में थोड़ी सी जो वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, और इसमें डिसऑर्डर भी कम होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स अभी भी मूव कर रहे होते हैं। अगर हम मज़ीद टेम्परेचर को लो करें तो हमारा जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन हमने देखा कि सॉलिड में भी कोई ना कोई वाइब्रेशन पैदा होती रहती हैं क्योंकि हमारे जो एटम वगैरह हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने एक्सिस के गिर्द वाइब्रेट वगैरह करते रहते हैं, तो वहाँ पर अभी एनर्जी इसमें मौजूद है। अगर हम मज़ीद टेम्परेचर को लो करें और वो 0 केल्विन को अप्रोच करें, इट मीन्स कि जितने भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं किसी सॉलिड में वो वाइब्रेट करना भी बंद कर देंगे। इट मीन्स कि वो परफेक्टली स्टेबल हैं और वो किसी की भी किस्म की मूवमेंट नहीं कर रहे। अगर उनके दरमियान किसी भी किस्म की मूवमेंट नहीं है, इट मीन्स कि अब जो सिस्टम का डिसऑर्डर है वो ख़त्म हो चुका है। और अगर डिसऑर्डर ख़त्म हो चुका है इट मीन्स कि वहाँ पर एंट्रोपी ज़ीरो है। तो 0 केल्विन के ऊपर अगर की मूवमेंट नहीं होगी तो हमारी एंट्रोपी भी ज़ीरो होगी अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एप्लीकेशंस ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अप्लाइंग द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हेल्प टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट एनी टेम्परेचर। तो अगर हमने किसी सॉलिड की या किसी भी चीज़ की एब्सोल्यूट एंट्रोपी को फाइंड करना है तो वो हम किसी खास टेम्परेचर के ऊपर फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, क्योंकि जो एंट्रोपी है वो रिलेट करती है टेम्परेचर के साथ।
दीज कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन द हीट कैपेसिटी मेजरमेंट ऑफ द सब्सटेंस। तो किसी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी को मेजर करके हम उसमें डिसऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। तो द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज यूज्ड, तो वो यूज़ कहाँ पर होता है, ये फाइंड करने के लिए कि हमारा जो सब्सटेंस है क्या वो प्योर क्रिस्टलाइन है या नहीं है। क्योंकि अगर तो वो प्योर क्रिस्टलाइन होगा तो 0 केल्विन के ऊपर उसकी जो एंट्रोपी है वो 0 होगी। तो अगर वो प्योर क्रिस्टलाइन नहीं है तो उसकी एंट्रोपी भी जो है वो 0 नहीं होगी। तो प्योर क्रिस्टलाइन को फाइंड करने के लिए हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स टू फाइंड द एब्सोल्यूट एंट्रोपी रिलेटेड टू द सब्सटेंस एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो किसी सब्सटेंस के साथ रिलेट करके हम किसी दूसरे कंपाउंड की जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है उसको फाइंड कर सकते हैं। एंट्रोपी का डिफरेंस नहीं बल्कि हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक रेफर टू द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस टू फाइंड वेदर द सब्सटेंस इज प्योर क्रिस्टलाइन और नॉट। तो जो हम रेफर करते हैं वो एक परफेक्ट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड उसके साथ रेफर करते हैं। तो अगर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड के अकॉर्डिंग किसी दूसरे कंपाउंड की एंट्रोपी ज़्यादा हो, इट मीन्स कि वहाँ पर जो डिसऑर्डर है वो ज़्यादा है और वो सॉलिड हमारा प्योरली क्रिस्टलाइन नहीं है। It defines the entropy of a perfectly crystalline substance that might be zero at a Kelvin temperature। तो इसकी एक और मेजर के एप्लीकेशन ये है कि ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन भी करता है कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है वो परफेक्ट कब होगा, जब उसकी 0 केल्विन के ऊपर जो एंट्रोपी है वो 0 होगी। इफ द सब्सटेंस इज नॉट परफेक्टली क्रिस्टलाइन इट्स एंट्रोपी विल नॉट बी 0 एट 0 केल्विन। कंट्राडिक्शन विद अदर लॉज ऑफ द थर्मोडायनामिक। तो हमने देखा कि जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है ये आइडियली दूसरे लॉज के साथ कंट्राडिक्ट भी करता है। द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डिफाइंस एब्सोल्यूट जीरो एज ए स्टेट। क्योंकि जो क्रिस्टलाइन स्टेट है या क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा हम इसको एक स्टेट के तौर पर जाहिर करते हैं एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर। वेयर द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डिनोट्स दैट द टेम्परेचर कैन नेवर बिकम जीरो। लेकिन जो हमारा टेम्परेचर है वो हम 0 केल्विन कभी अचीव ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हीट मूव करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो अगर हम जो है फॉर एग्जांपल 0 केल्विन को अचीव करना चाहते हैं तो उसको अपनी हीट रिलीज़ करना पड़ेगा किसी लोअर टेम्परेचर के साथ। तो अगर 0 केल्विन से कम टेम्परेचर ही नहीं है इट मीन्स कि कोई जो सिस्टम है वो अपनी हीट को रिलीव नहीं करेगा लोअर टेम्परेचर को अचीव करने के लिए और हमारा 0 केल्विन कभी भी अचीव नहीं हो सकता। बेस्ड ऑन द सेकंड लॉ हीट कैन नॉट बी स्पॉन्टेनियसली मूव फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। इफ ए सिस्टम ट्राइज टू रीच द एब्सोल्यूट जीरो इट्स एक्चुअल टेंडेंसी इज टू ड्रा हीट फ्रॉम एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो अगर तो वो खुद जीरो को अचीव करता है इट मीन्स को अपनी जो हीट है वो एनवायरनमेंट से ड्राव करेगा। ठीक है, तो अगर तो वो एनवायरनमेंट से हीट ड्रा करता है इट मीन्स कि वो खुद कभी भी 0 केल्विन को ऑपरेट नहीं कर सकता। सिंपल इसकी बात यह है कि वो 0 केल्विन को अप्रोच करने के लिए उसको एक तो आइसोलेट होना पड़ेगा और आइसोलेशन के अलावा उसको अपने लोअर टेम्परेचर के साथ किसी सब्सटेंस को हीट रिलीज करना पड़ेगी। और जब 0 से नीचे हमारा हीट सिंक ही मौजूद नहीं है तो 0 केल्विन भी अचीव नहीं हो सकता। ऑन द अदर हैंड द फर्स्ट ऑफ डिफाइंड दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये तो इसकी कंट्राडिक्शन थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के साथ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डिफाइन करता है कि एनर्जी ना तो प्रोड्यूस हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इस केस में द हीट एनर्जी हैव टू बी ड्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। तो अगर हीट जो है वो क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती इट मीन्स कि जो हमारा सिस्टम है वो चाहता है कि उसकी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो वो डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती तो उसको जो एनर्जी है वो बाहर वाले सिस्टम से लेनी पड़ेगी। तो अगर वो बाहर से एनर्जी लेता है तो वो फिर भी एब्सोल्यूट जीरो को कभी भी अचीव नहीं कर सकता। अब हम यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के कुछ इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। हम देखते हैं कि इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज़ उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर वगैरह या एंट्रोपी वगैरह, तो उसमें ये जो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक है ये यूज़ होता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को हम दूसरे अल्फाज में नर्नफ थ्योरम का नाम भी देते हैं। सो इट इज़ हेल्पफुल इन मेजरिंग द केमिकल एफिनिटी
तो हाँ, जब हम सॉल्यूशंस में डील करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट के साथ, तो हमने देखा कि डिफरेंट टाइम्स की तो डिफरेंट अफिनिटी वगैरह होती है, और उसी अफिनिटी की वजह से वो मूव करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो उस मूवमेंट को एनालाइज करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास अंडरनेफ्ट की इक्वेशन या थ्योरम होता है। तो हम वहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को डायरेक्टली यूज़ भी करते हैं। इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स एट अ वेरी लो टेम्परेचर। तो जैसा कि हमने देखा कि एब्सोल्यूट ज़ीरो के करीब हमारा जो एंट्रोपी है वो ज़ीरो को अप्रोच करती है, तो हमने देखा कि लो टेम्परेचर के ऊपर जो सॉलिड का बिहेवियर क्या होगा वो हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक्सप्लेन करते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन एनालाइजिंग द केमिकल एंड द फेज इक्विलिब्रियम।